उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो वहीं एसपी सांसद आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की स्वास सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो वहीं अब्दुल्ला हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। अब्दुल्ला आजम खान 2017 में विधायक बने थे, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के चलते उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी और साथ ही जेल भी जाना पड़ा था। वहीं बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले धर्म सिंह सैनी को नकुड़ से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि नाहिद हसन को पार्टी ने कैराना से उम्मीदवार बनाया है, जो इस वक्त जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में एम और वाई फैक्टर भी यहां पर नजर आ रहा है, यानी कि लिस्ट के हिसाब से 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और साथ ही 20 यादवों को उम्मीदवार बनाया गया है। ये एम वाई फैक्टर है और इस लिस्ट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया और आरोप लगाया कि लिस्ट नई है लेकिन अपराधी वही है। तो समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट सामने आने के बाद बीजेपी निशाना साधते हुए नजर आई। पहले हम ये बात करेंगे सपा की जो ये सूची पूरी की पूरी आई है उस पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कहना है। सपा की सूची पर आपके नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं। दिनेश जी, क्या मुद्दा उठाना चाह रहे हैं इससे आप? अभी मैं एक छात्र का, एक विद्यार्थी का एक ट्वीट देख रहा था। वो सोशल मीडिया पे वो लिख रहा था जवाब में, वो लिख रहा था कि मैं राजनीतिक दलों की सूची को देखकर डर गया और मैं समझा किसी भी थाने में किसी प्रकार के अपराधों से ग्रसित लोगों का कोई विवरण दिया गया है। ये व्यंग था, लेकिन ये व्यंग आज धरातल पर चर्चा का विषय बना है। विपक्षी दलों को अपराध करने वालों या अपराध में निर्लिप्त लोगों से बचना चाहिए और इस प्रकार का जो आचरण है, अब वो जमाने लद गए जब हम कब्जा करते थे, जब हम बाहुबल का अपहरण और बूथ की कैप्चरिंग का कहर करके और संप्रदाय और जाति के आधार पर लोगों को बांटकर हम सत्ता को हासिल करते थे। अब सत्ता इससे हासिल नहीं होगी। क्रिया करो, कर्म करो, जनता के बीच में रहो। कोरोना के समय अपने चुनाव क्षेत्र तक का न जाओ। ऐसे लोगों को जनता चुनेगी क्या? कोरोना आया था, आपका जो न्यूज 18 का नेटवर्क है ना, बड़ा भारी है। आप एक कैमरा लेकर दूरबीन की तरह तलाशो। ये विपक्ष के बड़े नेता जो आज घूम रहे हैं चुनाव में वोट मांगते हुए, इनसे पूछो कोरोना के संक्रमण के समय 1.5 साल में आप क्यों नहीं घूमे? एक भी नेता की एक तस्वीर को आप अपने टीवी पर दिखाइए कि वो कोरोना के संक्रमण के समय कहीं अपने क्षेत्र में भी जाके जनता की सेवा करता हुआ दिखाई पड़ा क्या? बीजेपी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम पर काम कर रहा था। बीजेपी के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और अस्पताल की व्यवस्था करके मेडिकल किट्स लोग बांटते हुए दिखाई पड़ रहे थे, भोजन देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ये गए नहीं और आज चुनाव में विभिन्न प्रकार का दावा करना, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। एक और सवाल है कि कैराना में जहां पर पलायन का मुद्दा, वहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है दिनेश जी, और उसमें कह रहे नाहिद हसन तो जेल में चले गए लेकिन हम हैं मौजूद। पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया। तो इस तरीके की वीडियो जो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? मैंने वीडियो नहीं देखा है अभी, आपने बताया है, मैं देखता हूं उसको। लेकिन अगर ऐसा है तो गलत है। किसी प्रकार का किसी भी मतदाता को मैं कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है और अपराधियों से डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं किसी को। अपराधियों को दंड देने का अधिकार उनके हाथ में आ गया है। दंड देने का अधिकार है कि वो दिखा दें मतदान के समय कि अपराध के खिलाफ उनका जो अधिकार है वो मतदान के तौर पर जनता ने पिछली बार भी दिखाया, अब की भी दिखाएगी और ऐसे लोगों को दंडित जनता स्वयं करेगी। समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट सामने आई है, 159 उम्मीदवारों के जो नाम सामने आए हैं, अब बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। खास बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी अमित पांडे नजर भी आ रहे थे। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। इतना कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष की अपनी रणनीति जरूर है, लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या है, इस पर भी सत्ता पक्ष की पूरी नजर है और यही वजह है कि अब बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा भी है जनता के पास पहुंचाने का कि देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में आना चाहती है, लेकिन लिस्ट देखिए अपराधियों से भरी पड़ी है, पटी पड़ी है।
देखिए, आपने ये कहा कि बड़ा मुद्दा है और सत्ता पक्ष को ये मिल गया, तो इसी रणनीति पर बीजेपी यहाँ पर काम कर रही है और लिस्ट में उन चेहरों को चुना जा रहा है जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, जिनकी विवादित पृष्ठभूमि रही है और वो उनको चुनाव में उतारा गया है। और यही नेता, यही बयान जो डिप्टी सीएम है दोनों, वो हमें देते हुए नजर आए, बीजेपी के प्रमुख नेता हमें देते हुए नजर आए, यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी इसको लेकर हमें नजर आया। अब जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष के नेता भी अब उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जिन्ना की जो मूर्ति है वह सपा नहीं, वह खुद बीजेपी यहां पर लगाएगी। यानी कि जो लिस्ट के नाम पर ये बयानबाजी है, हमें आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को ये मिलेगी और इसे अभी फिलहाल बीजेपी प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाती हुई दिख रही है। आप हमारे साथ बने रहिए अमित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ने समाजवादी दंगाराज, गुंडाराज, भ्रष्टाराज के ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट जारी की है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में देखें तो कैराना से जेल में बंद गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया गया, अभी भी वो जेल में है, जबकि मेरठ से आपराधिक छवि वाले रफीक अंसारी को मैदान में उतारा गया। और इसके अलावा आजम खान को रामपुर से टिकट दिया गया, वो फरवरी 2020 से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके खिलाफ लगभग 100 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को स्वार टांडा से टिकट दिया गया, जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया। और दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में यूपी में 5वें, 6ठे और 7वें चरण के 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। साथ ही मणिपुर और पंजाब के बचे हुए उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट भी सामने आ सकती है। चर्चा जो है वो लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि आज होने वाली सीईसी की बैठक में ही बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल को दी जाने वाली सीटों का भी ऐलान हो सकता है। तो बेहद अहम ये बैठक होने वाली है। सीईसी की बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं, जबकि पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले सोमवार को भी बीजेपी की कोर ग्रुप की कई घंटे तक चली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लंबा मंथन चला था। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीर सियासी तौर पर लिस्ट को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर सामने आ सकती है इस बैठक में? देखिए, ये बैठक शुरू हो चुकी है और जो नामों का आपने जिक्र किया था वो सब पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह, ये सब बैठक में पहुंच चुके हैं और अब 200 की सीट बाकी है जिनके नामों का ऐलान होता है। क्यों यह महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए कि पहले तो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पहली 200 की जो सूची है उसमें जारी हुई थी, लेकिन अब एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, यानी कि जो सहयोगी दल है, सहयोगी दल कौन से सहयोगी दल किस सीट से लड़ेंगे उनका ऐलान होगा, उनकी क्या होगी, सीटों के नाम होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हालांकि इन सहयोगी दलों की जो तादाद है अगर कुल मिलाई जाए तो लगभग 30 बनती है और वो उससे ज्यादा सीटों की मांग करते हैं, लेकिन जो इनका प्रभाव है, इनका प्रभाव करीब 300 सीटों पर है। तो एक भी मौका यहां पर बीजेपी नहीं होने देना चाहती कि अपने सहयोगी दलों को वो कुछ नाराज कर सके या असंतुष्ट कर सके, क्योंकि ये छोटी छोटी पार्टियां छोटे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का यह दावा करती हैं। तो अब ये इसीलिए ये जो 200 नाम है बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से एनडीए यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेगा, कौन कौन से चेहरों को टिकट देगा और सहयोगी दलों के खाते में क्या जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अमित, क्योंकि करीब 200 उम्मीदवारों पर यह महामंथन हो सकता है और इसे महामंथन इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जो कि 159 उम्मीदवारों को लेकर सामने आई, अगर उस पर निशाना साध रही है तो मंथन कुछ इस तरह से होगा ताकि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों की लिस्ट पर अपना निशाना ना साधे। इस मुद्दे को, इस फैक्टर को भी कितना ध्यान में रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये फैक्टर तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और हमने आज दोनों डिप्टी सीएम से उत्तर प्रदेश की बात की, दिनेश शर्मा से बात की, केशव प्रसाद मौर्य से बात की। दोनों ने 3 चीजें प्रमुख कही। पहला तो राष्ट्रवाद बीजेपी का प्रमुख था और दूसरा अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज देने का बीजेपी का जो वादा है उस एजेंडे को यह जनता के बीच में ले जाएंगे और तीसरा विकास का मुद्दा है वह जनता के बीच में ले जाएंगे। तो ये तीनों जो मुद्दे हैं वह सारांश है बीजेपी की चुनावी प्रचार अभियान का और इसको
इन्हीं को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और एक एक सीट पर ये कोर कमेटी की जो बैठक है वो 4-5 हो चुकी है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है यह तीसरी बैठक है। तो हर सीट का सिलसिलेवार तरीके से समीक्षा की जा रही है, हर उम्मीदवार के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है और उसके बाद नामों का ऐलान होगा। एक और चीज है, ये 200 सीटें इसलिए